सभी को गुड आफ्टरनून। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अभी तक आपने जाना है, आज उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने स्पेस और टाइम को रियलाइज किया है। न्यूटन का मानना था स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट, टाइम इंटरवल एब्सोल्यूट। बहुत सारा साइंटिस्ट का ग्रुप इस कॉन्सेप्ट को पचा नहीं पा रहा था। अगर वो सही है तो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव होना चाहिए। इसी क्रम में आपने पढ़ा माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट और उसमें सामने आए नेगेटिव रिजल्ट्स। उन नेगेटिव रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए 2-3 मत सामने आए, लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तब आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में सोचा और पोस्टुलेट्स के रूप में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए 2 पोस्टुलेट्स दिए। उन पोस्टुलेट्स को आधार बनाकर लॉरेंज ने 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाले, जिनको हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस के नाम से जानते हैं। जब ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन सामने आए तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स या लेंथ के लिए एक्सप्रेशन देखा गया तो देयर वाज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नोटिस्ड। सिमिलरली टाइम के बारे में देखा गया तो टाइम का डायलेशन होता हुआ दिखा और उसको आपने टाइम डायलेशन के रूप में पढ़ा। इसके बाद हमने एडिशन ऑफ वेलोसिटीज थ्योरम पढ़ी। मास वेरिएशन फॉर्मूला भी पढ़ा, क्योंकि बेसिक क्वांटिटी इस फिजिकल वर्ल्ड में मास भी है और उसी के आधार पे आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन E=mc² भी सामने आया और आपने उसको पढ़ा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लगाई, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस भी इससे संबंधित जाने और ये सिद्ध हो गया कि टाइम और स्पेस दोनों ही एब्सोल्यूट नहीं है। जो ईथर की हाइपोथेसिस की गई थी वो भी सही नहीं निकली। बहुत आसानी से आपने अगर पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, तो आप ये सारी बातें जान चुके हैं। इसी क्रम में आपने एक प्रॉब्लम देखी होगी, x² + y² + z² is not invariant under Lorentz ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या आपने सबने पढ़ा है ना? ये आपने x y z कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ऑरिजिन है और इसके कोऑर्डिनेट्स x y z है और इसको हम s मान लेते हैं, तो ये s² को रिप्रेजेंट करता है। x -0 हो जाएगा ना,
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि स्पेस जो है लेंथ एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम इज नॉट इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि इज नॉट इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब तो यही होता है, आपने जान लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम आपके सामने हमने शायद डिस्कस करी थी कि यही चीज जब आप ये करते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये इनवेरिएंट होता है। इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। इसकी प्रूविंग प्रॉब्लम के रूप में आपने पढ़ी। इसमें क्या खास बात होगी? ये स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम वाला है। लाइट की स्पीड उसके साथ मिली हुई कि जब हम स्पेस टाइम को एक साथ लेते हैं तो वो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब कोई उसकी लंबाई पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये कहा गया कि स्पेस और टाइम जिसको इंडिपेंडेंट अलग अलग हम मानते हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इनका आपस में कोई रिलेशन है और इसी को कहा जाता है स्पेस टाइम कंटिन्यूटी। स्पेस टाइम कंटिन्यूटी ये बहुत बड़ा है। कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी मूव ही करती है। नथिंग इज एट रेस्ट। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रूप में हम टाइम स्केल को डिवाइड करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एनी। सिंपल भाषा बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो अब इसी से संबंधित आपको हमने नोट्स दिए हैं। पहले ये फैक्ट समझ लीजिए कि स्पेस आर एंड टाइम आर लिंक्ड टू ईच अदर। तो इस देयर इज स्पेस टाइम कॉन्टिन्यू। ठीक है, ये आपने जाना। तो मैं जो नोट्स आपको दिए हैं, टाइम ज़्यादा न लगे, उनको मैं एक्सप्लेन करता चलता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। We have to know that the concepts of space and time are extensively mixed in nature. जो बात अभी मैंने बताई थी, वो सेंटेंस लिखा है कि हम ये इतने सारा डिस्कशन हमने इसीलिए किया है। ये साधारण प्रॉब्लम नहीं है कि ये इनवेरिएंट हो रहा है, इसी से तो आपने कहा कि ये आपस में मिक्सअप है। भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाने पे भी फर्क नहीं पड़ता है जब हम स्पेस टाइम एक साथ ले लेते हैं। इसमें स्पेस और टाइम दोनों एक साथ कंसीडर किए गए, राइट? अब आप देखिए, ए कन्वीनियंट एंड एलिगेंट वे टू एक्सप्रेस द रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी इज टू रिगार्ड इवेंट्स एज अकरिंग इन ए 4-डायमेंशनल स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम। 4 डायमेंशनल का मतलब हुआ x, y, z एंड टाइम t। लेकिन जो हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि माइनस करके आ रहा है, हम प्लस नहीं ले रहे बल्कि माइनस ले रहे हैं। तो 4 कोऑर्डिनेट लेते हैं, x, y, z एंड ICT। ये 3 कोऑर्डिनेट, ये 4 टाइम कोऑर्डिनेट एज ICT। क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा अपने आप यहाँ पे, सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। आर यू क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझ में?
सच ए कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड, ये ध्यान देने की बात है कि आपस में कैसे स्पेस और टाइम लिंक्ड हैं, उनकी हम चित्र बना के एक्स वाई जेड तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन आईसीटी सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं, विजुअलाइज नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझने में? कैन नॉट बी विजुअलाइज बट इट इज नो मोर डिफिकल्ट टू कॉप विद मैथमेटिकली देन ए 3 डायमेंशनल सिस्टम। यानी 3 डायमेंशनल के बजाय 4 डायमेंशनल सिस्टम को कॉप करें। द सिंपल रीजन फॉर चूजिंग, हमने ऐसा क्यों किया ये हम आपको समझा चुके हैं, सिर्फ रीड कर देता हूं। Simple choosing ICT as the time coordinate instead of simply t is that the quantity s square equal to x square plus y square plus z square minus plus ICT whole square equal to x square plus y square plus z square minus c square t square is invariant under Lorentz transform। मैथमेटिकली हम समझते हैं, हम रियलाइज भी कर सकते हैं, बट विजुअलाइज कर पाने में जो हमारी फिजिकल लाइफ है उसमें हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। अकॉर्डिंगली इफ एन इवेंट अकर्स एट एक्स वाई जेड टी, एक्स वाई जेड टी पे कोई घटना होती है इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में, and at x dash y dash z dash in another frame reference, जैसा पहले बनाते रहते थे dash dash उसके हिसाब से x dash y dash z dash and t dash, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस s dash के रिलेटेड। तो दूसरे में आप यही लिखोगे कि s स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस c स्क्वायर t स्क्वायर equal to minus c square t square equal to x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t dash square। c equal to c dash होता है, ये पोस्टुलेट सेकंड कहता है, इसलिए c में c dash नहीं लगाते। तो ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 जो हमने नोट्स दिए हैं उसमें। Because S square is invariant, we can regard as a Lorentz transformation merely as a rotation of the coordinate axis in space time। माने फर्क क्या होगा भाई, जब दोनों इक्वल हो गए तो कोई ना कोई तो फर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये कहा है कि एक तरीके से 2 फिगर हमने बनाए हैं। एक तो हमने ये बनाया है, ये हमने s दिखाया है, s का मतलब हुआ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 डायमेंशनल स्पेस ले रहा हूं, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये s दिखाया है, तो ये x है, ये y। जो दूसरी को में क्या फर्क पड़ा, s डैश में ये थोड़ी सी रोटेट हो गई, s और s डैश की मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो रोटेट हो गई हैं। ये x डैश हो गई, ये y डैश, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस s डैश है। इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। बिकॉज s स्क्वायर इज इनवेरिएंट, इसको हमने s स्क्वायर मान लिया है, चाहे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर हो, चाहे x डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। ओके, तो is invariant we can regard as a Lorentz transformation merely as a rotation of the coordinate axis in space and time। भाई स्पेस अकेला बोलेंगे नहीं, चूंकि टी भी ले लिया मैंने साथ में, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x y z i c t, यहाँ x डैश y डैश z डैश i c t डैश, कोई प्रॉब्लम। स्पेस टाइम rotating a 2-dimensional coordinate system leave unaltered। अगर हम कोई रोटेट कर दें तो उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में the quantity s square, this result can be generalized to the 4-dimensional coordinate system x y z i c t।
Another 4 वेक्टर whose magnitude, ये मैंने समझाया है, ये एक्स्ट्रा है, अब एग्जाम में इसको हटा भी सकते हो, लेकिन नॉलेज वाइज आप समझ लीजिए कि बहुत सारे फैक्ट्स है, ये फिजिकल वर्ल्ड बना है। ये तो हमने मैकेनिक्स में देख लिया है, और मैकेनिक्स में ही एक दूसरी जो पेयर होता है वो मोमेंटम एनर्जी से संबंधित होता है। यहाँ तो स्पेस टाइम ले लिया, मोमेंटम और एनर्जी का लेते हैं, तो उस समय आपको ये इनवेरिएंट दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर माइनस ई बाई सी, यानी जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। इज द सेम इन ऑल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, चाहे एस में लेंगे, हम लिख के नहीं बता रहे हैं, इक्वल टू पी एक्स डैश स्क्वायर प्लस पी वाई डैश स्क्वायर पी जेड डैश स्क्वायर माइनस ई डैश अपॉन सी का होल स्क्वायर। इज द सेम इन ऑल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इवन दो पी एक्स पी वाई जेड सेपरेटली अलग अलग हो सकते हैं, एंड इज separately may be different as measured in different frames. Electrodynamics too can be expressed in terms of 4 vectors through more elaborate mathematical quantities called tensors and also required here. For example, the observation, माने ये कह रहे हैं कि हम electrodynamics में भी ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया भर दिया है। The observation in elementary physics that what appears to be purely electric field to an observer rest relative to charge q and appears as a combination of electric and magnetic field। माने अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में लेंगे तो वो इनवेरिएंट दिखेंगे। To another observer in motion relative to q turns to be perfectly natural। In relativistic electrodynamics E and B are associated in a single field tensor। जैसे यहाँ स्पेस टाइम लेते हैं, मोमेंटम एनर्जी लेते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है। हिस्टोरिकली इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी इनटू फिजिक्स वाया 4 वेक्टर्स एंड 4 टेंसर्स हैज लीड टू द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल लॉज ऑलरेडी नोन एंड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू फिनोमिनल एंड रिलेशनशिप्स। ओके, अब ठीक से जो सिलेबस वाले पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया जाए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं, मैं समझता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट हो तो बताएं, अन्यथा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी को कोई संदेह नहीं है, नोट्स हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लिखता हूँ टाइम लाइन। टाइम लाइन का क्या मतलब? मैं एक फिगर बनाना चाहता हूँ सामने, और उसी फिगर के आधार पर हम टाइम लाइफ, स्पेस लाइफ और लाइट लाइफ को समझेंगे। ये एक्स हमने ले लिया है, हम 2 डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं। चूंकि 4 डायमेंशनल फिगर रियलाइजेबल है, विजुअलाइज नहीं कर पाते, तो हम एक्स वाई जेड 3 एक्सिस ना करके सिर्फ एक एक्सिस एक्स दिखा रहे हैं। दूसरी हमने सी टी की बना दी, कोई प्रॉब्लम? अब इसमें हमने ये जो लाइन बनाई है 45 डिग्री पे, ये x इक्वल टू सी टी। 45 डिग्री अच्छा सा बना नहीं है, लेकिन मान लो 45 डिग्री। एक इवेंट यहाँ पे है जेड वाला t इक्वल टू 0 पे, ये इवेंट 1 कहते हैं। दूसरा हमने ये फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है। ये x इक्वल टू माइनस सी हो गया, चूंकि टाइम जो है ना माइनस सी के हिसाब से यहाँ पे हो गया। इसको पास्ट लाइट फोर्स कहते हैं, लाइट फोर्स, ठीक है। और ये फ्यूचर लाइट फोर्स, फ्यूचर जहां प्लस में टाइम जा रहा है वो फ्यूचर का हो गया, माइनस में जा रहा है वो पास्ट में हो गया, ठीक है। ऑल अराउंड दिखाएंगे तो कौन होगा, पिक्चर इस तरीके से होगी। तो फ्यूचर लाइट, एक हम इवेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इवेंट 2।
कहीं भी दिखा सकते हो, कहीं ना कहीं तो दिखाई जाएगी। और इसमें इसका मतलब है कि ये डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा टी है। ये पॉइंट हमने इवेंट दिखा रखा है, ये इवेंट 1। कोई प्रॉब्लम तो समझने में फिगर को नहीं होनी चाहिए। अब मैं पढ़ता हूँ। फिगर 2 shows the events plotted on a rectangular axis x and ct. Event 1 occurs at x equal to 0 and t equal to 0. यहाँ पे x भी 0 है, t भी 0। The interval delta s between them is defined by, जो डेल्टा s स्क्वायर है ये होगा c डेल्टा t होल स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? कोई इक्वेशन नहीं। इसको फिगर का कैप्शन आप लिख सकते हो, फिगर 2, द पास्ट एंड फ्यूचर लाइट मूव्स। एक्चुअली इसमें लाइट की स्पीड शामिल हो गई है, इसलिए लाइट कोर्स कहते हैं। आप पूछ सकते थे इसको लाइट कोन क्यों कहते हैं? स्पेस है और टाइम है, लाइट का चक्कर क्या हो गया? क्योंकि बिना लाइट की स्पीड को जोड़े हुए ये मामला बन नहीं रहा है, तो उसको कम से कम इतना सम्मान तो मिल जाएगा कि जो कोन बना के आप समझ रहे हो उसको लाइट कोन नाम दिया जाए। कोई प्रॉब्लम इसके नामकरण में? क्यों नामकरण लोगों ने लाइट कोन के रूप में किया? तो डेल्टा एस स्क्वायर इक्वल टू सी डेल्टा टी होल स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर। द वर्च्यू ऑफ दिस डेफिनेशन इज दैट डेल्टा स्क्वायर एस स्क्वायर लाइक एस स्क्वायर इन इक्वेशन 1 इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये इनवेरिएंट होनी चाहिए। हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिर्फ एस के हिसाब से ये डिफाइन किए हैं, but you can imagine in another frame of reference as well। ठीक है? तो in delta x dash and delta t dash are the same quantities measured in the frame s dash। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डेल्टा s स्क्वायर इक्वल टू c डेल्टा t स्क्वायर माइनस डेल्टा x स्क्वायर इक्वल टू c डेल्टा t डैश स्क्वायर माइनस डेल्टा x डैश स्क्वायर। Therefore, whatever conclusions we arrive at in S, frame in which event 1 is at the origin hold equally well in relative motion at constant velocity। चूँकि हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो पढ़ रहे हैं वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम सिर्फ इनर्शियल फ्रेम लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही होते हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं या रेस्ट में रहते हैं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला हम कंसीडर करते हैं। नाउ लेट अस लुक इन पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स 1 एंड 2। क्योंकि हम इवेंट 1 के रिलेटिव इवेंट 2 को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इवेंट 2 हम यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन एक ही लेना है, कहीं भी जरूरत है। In some way, to event 1 provided that a signal traveling slower than the speed of light, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड कोई होती नहीं है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि c डेल्टा t ग्रेटर देन डेल्टा x हो, ठीक है, ग्रेटर देन डेल्टा x हो, तो डेल्टा एस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 आएगी। ये इक्वेशन लिखी आपने। अगर ये इससे बड़ी होगी तो डेल्टा एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0। एन इंटरवल इन विच डेल्टा स्क्वायर एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 इज सेड टू बी टाइम लाइन। जब ये इस तरीके से लिखा जाता है, ये कौन सा हो गया? टाइम लाइन इंटरवल। टाइम लाइन इंटरवल समझना बहुत आसान है। टाइम वाले कोऑर्डिनेट का बोलबाला ज्यादा है।
तो इसलिए हम जो इवेंट 2 है उसको हम कहेंगे वो टाइम लाइक है। कोई प्रॉब्लम? फर्दरमोर एवरी टाइम लाइक इंटरवल दैट कनेक्ट्स इवेंट 1 है क्या, हम समझ क्या रहे हैं, इवेंट 2 का इवेंट 1 के साथ कनेक्शन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस S and S dash with another event lies within the light cone bounded by x equal to plus ct, ऊपर वाला कोण हो गया, x equal to minus ct नीचे वाला कोण इन फिगर 2। यही फिगर 2 है। All events that would have affected event 1 lie in the past light cone। have affected तो यहाँ पे इवेंट 2 ली जाएगी, to be affected वो फ्यूचर में आएगी। बात समझ लोगे? तो all events that could have affected event 1 lie in past light cone। all events that event 1 is able to affect lie on the future light cone। कोई प्रॉब्लम? It must be noted here that events connected by time like intervals, यही time like intervals का मतलब जिसमें c delta t greater than delta x हो, need not necessarily be related of course, but it is possible for them to be related। यहाँ खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग स्पेस लाइन। स्पेस लाइन का मतलब जो है हमारा डेल्टा एक्स वाला बड़ा हो जाएगा, स्पेस को रिप्रेजेंट कर। देखिए हमने 3 डायमेंशन बनाए नहीं है, y अंडरस्टूड है कि उसमें शामिल है, z भी शामिल है, हो सकता है, लेकिन x से हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं सिंप्लीफाइड। तो अब हम लोग कौन सा ले रहे हैं? स्पेस लाइन। कन्वर्सली द क्राइटेरिया फॉर देयर बीइंग नो कैजुअलिटी, यही से समझ लो, नो कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स 1 and 2 इज सच दैट c delta t लेस देन डेल्टा x, इसके मैग्नीट्यूड डेल्टा x, और ये भी कह सकते हो डेल्टा s स्क्वायर इज लेस देन 0। तो इसको स्पेस लाइक इंटरवल कहेंगे, स्पेस लाइक इंटरवल। ये स्पेस लाइक इंटरवल डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? अगर ये c डेल्टा t छोटा हो जाए, डेल्टा x बड़ा हो, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z, डेल्टा x का मतलब स्पेस का रिप्रेजेंटेशन हम दिखा रहे हैं। तो an interval in which delta s square less than 0 is said to be space। Accordingly, every event that is connected by event 1, a space-like interval lies outside the light cones of event 1। भाई मैं ये लगभग बराबरी वाला मामला है। जब वो अंदर होगा तो चलेगा, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो आउटसाइड दी लाइट कोन नहीं आ जाएगा, आउटसाइड दी लाइट कोन आ जाएगा। वही बात सुनिए इसमें, एवरी इवेंट दैट इज कनेक्टेड बाय विद इवेंट 1, फिगर मिटा दिया है, इवेंट 1 एट द ओरिजिन, इवेंट 2 एनीवेयर विद इन द लाइट कोन और आउटसाइड दी लाइट कोन, यही तो एग्जिस्ट करेंगे इवेंट 2। कनेक्टेड विद इवेंट 1 बाय ए स्पेस लाइक इंटरवल लाइज आउटसाइड द लाइट कोन्स ऑफ इवेंट 1 एंड नाइदर हैज इंटरेक्टेड विद इवेंट इन द पास्ट नॉर इज कैपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग विद इट इन द फ्यूचर। ना तो वो पास्ट से कनेक्ट हो पा रहा है, ना ही फ्यूचर से कनेक्ट हो पा रहा है। द टू वे इवेंट्स मस्ट बी इंटायरली अनरिलेटेड। ऐसी स्थिति में उनके बीच में कोई संबंध नहीं रह पाएगा। ऐसा होना स्पेस लाइक पॉसिबिलिटी के परे होना। समझ गए? बस इतना ही से समझाना था। अब हम लोग लाइट पे आते हैं। तीसरा वाला है
light. When events 1 and 2 can be connected with a light signal by C delta t equal to delta x. अब एक बार C delta t बड़ा हो गया तो टाइम लाइक हो गया, एक बार डेल्टा x बड़ा हो गया तो स्पेस लाइक हो गया। अब दोनों बराबर कर दिए और डेल्टा s इक्वल टू क्या निकलेगा, तो दोनों इक्वल हो गए तो 0 हो गया। An interval in which delta s equal to 0 is said to be light like. ना स्पेस ना टाइम दोनों बैलेंस हो गए। अब किसकी चल रही है, सी जिंदाबाद, तो क्या हो गया, लाइट लाइट। ठीक है, ना तुम आगे ना तुम आगे, हम आगे। जो एक्स्ट्रा टाइम को स्पेस के साथ लिंक करने वाली चीज है वो लाइट है, तो स्पेस लाइट हो गया। An interval in which delta x equal to s equal to 0 is said to be light like. Events that can be connected with event 1 by light like interval lies on the boundaries of the light course. ये कहाँ पे होंगी, बाउंड्रीज पे। जो इवेंट 2 अगर इवेंट 1 से इस तरीके से कनेक्टेड है कि सी डेल्टा टी ग्रेटर देन डेल्टा एक्स, तो कौन सा होगा, टाइम लाइन इक्वल टू लाइट लाइन। अगर वो उल्टा हो गया, सी डेल्टा टी लेस देन डेल्टा एक्स, तो आउटसाइड दी कोन, वो कौन सा है हमारा, स्पेस लाइन। फिर वो इवेंट 1 और इवेंट 2 की कनेक्टिविटी खत्म। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और आपकी ज्ञान बढ़ाता हूँ। नए सिरे से फिर हमको डिस्कस करना पड़ेगा, इसकी फिनिशिंग भी करता हूँ, थोड़ा सा हो जाएगा। एक हम फिगर बना रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। फिर हम वही कोण बनाएंगे 45 डिग्री पे लाइन बनाते हुए हमने ये बनाया, राइट। ये x इक्वल टू सी टी वाली लाइन है। ये हमने यहाँ पे फ्यूचर के बजाय एब्सोल्यूट फ्यूचर कह दिया है। कोण तो है ही, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं, आपको पता चल चुका है। ये एब्सोल्यूट पास्ट है, एब्सोल्यूट पास्ट। ये जो कोण के अंदर तो आपस में रिलेटेड है, तो इसमें हम और क्लियरली लिख रहे हैं एब्सोल्युटली अनरिलेटेड। इसको हम नहीं समझ सकते, इनका आपस में रिलेशन जो है इस कोण के बाहर नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। एब्सोल्युटली अनरिलेटेड, ठीक है। और मैं एक और चीज बना रहा हूं यहाँ पे, ये x इक्वल टू सी टी वाली लाइन है, ये x है, हेयर एंड नाउ। यहाँ पे एक चीज लिख रहे हैं हाईलाइट करके, हेयर एंड नाउ। जब रिलेट नहीं हो रहा है, हेयर का मतलब ये पूरा इलाका, हेयर एंड नाउ। बस थोड़ा सा सोचो समझो, बस इसके अलावा रिलेशन हम नहीं बना पा रहे। हमारी क्षमता जवाब दे रही है फिजिकल, लेकिन यहाँ पे कोई भी पॉइंट इवेंट 2 का लिया जा सकता है, तो इसको हम लोग वर्ल्ड लाइन की तरह समझा देते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्ल्ड लाइन। अब थोड़ा सा सुन लीजिए, ये फिगर का कैप्शन है, इसमें हाईलाइट करा गया है दी वर्ल्ड लाइन ऑफ द पार्टिकल, दी वर्ल्ड लाइन ऑफ ए पार्टिकल। ओके, द कंक्लूजन होल्ड इन टर्म्स ऑफ द लाइट कोर्स ऑफ इवेंट 2 because delta s square is invariant।
डेल्टा एस स्क्वायर अगर इनवेरिएंट ना निकलता, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर से लिया जाता, तो ये मामला हमारे सामने ना होता स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम का। फॉर एग्जाम्पल, इफ इवेंट 2 इज इनसाइड द पास्ट लाइट को, इवेंट 1 इज इनसाइड द फ्यूचर लाइट को, सपोज करते हैं, of the event 2. In general, events that lie in the future of event as seen in one frame of reference as, माने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले को इवेंट 1 का इवेंट 2 के साथ संबंध दिखाई दे रहा है। तो in its future in every in frame of reference as, ये निश्चित है, लाई इन इट्स फ्यूचर इन एवरी अदर, मतलब एस डैश हमारा कोई दूसरा तीसरा चौथा कोई भी हो, तो एवरी अदर फ्रेम एस डैश एंड इवेंट्स दैट लाई इन द पास्ट ऑफ एन इवेंट इन एस लाई इन इट्स पास्ट। पास्ट वाले पास्ट के साथ लिंक करेंगे, मतलब एस में लिंक हो रहा है तो एस डैश में भी लिंक होगा। फ्यूचर में अगर लिंक हो रहा है एस के साथ तो एस डैश में भी वो लिंक होगा। Thus, future and past have invariant meanings. तो जो हमारा चाहे past हो चाहे future हो, इन दोनों के माने मीनिंग्स एक जैसे हैं। तो future and past have invariant meanings because all events that lie outside the past and future light points of event 1, that is all events connected by space-like intervals with event 1, space-like ही तो होते हैं outside वाले, can appear to occur simultaneously with event 1 in some particular frame of reference. पता नहीं कोई particular होगा, कहीं ना कहीं तो connect होते होंगे, हमें नहीं मालूम। The path of a particle in space-time is called world line. जो path line है कि event 1 यहाँ घटित हो गई, यहाँ घटित हो गई, यहाँ घटित हो गई, यहाँ घटित, जो path बनेगा, हमने जन्म लिया और मृत्यु तक जिन जिन घटनाक्रम से जुड़ते चले गए वो हमारी लाइन हो गई, हमारी लाइफ लाइन हो गई। वैसे पार्टिकल के लिए या किसी बॉडी के लिए, देखिए पार्टिकल और बॉडी अजीब सी कॉन्सेप्ट है। पार्टिकल जिसको हम समझते हैं वो बॉडी निकल आती है। हम अगर किसी मॉलिक्यूल को कहते हैं तो एक उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स निकल आते हैं, तो वो बॉडी समझ में आने लगती है। और जब हम पार्टिकल एटम को समझते हैं तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। पृथ्वी को हम बहुत बड़ी बॉडी मानते हैं, लेकिन अगर हम किसी और यूनिवर्स में देखेंगे तो पार्टिकल की तरह छोटी सी नजर आएगी, जैसे कि बड़े बड़े सन स्टार के रूप में समझ में आते हैं। तो किसी पार्टिकल के लिए ये वर्ल्ड लाइन है। मैं यहीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ, मुझे लगता है समझ में आ गया। किसी कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। वर्ल्ड लाइन का क्या मतलब है? वर्ल्ड लाइन का मतलब है कि डिफरेंट टी पैटर्न, डिफरेंट पॉइंट्स पे इवेंट के रूप में काउंट करते हैं, और वो भाई टाइम वेरिएबल है, स्पेस भी डिफरेंट पॉइंट्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है। सपोज दैट एट माइनस, मतलब पास्ट में चले गए, यहाँ पे स्पेस में उसकी स्थिति थी, और किसी और टाइम पे देखा तो यहाँ था। सेटिस्फाई कर रहा है, आपस में लिंक हो रहा है प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट वाला ही तो पास्ट को देख रहा है। किसी और टाइम पे यहाँ था। आपने पढ़ा है ना, नथिंग इज एट रेस्ट, दे आर इन मोशन, दे आर चेंजिंग इट्स स्पेस कोऑर्डिनेट। तो पास्ट इस तरीके से बीतते हुए प्रेजेंट में आ गए।
ये ध्यान रहे कि ये लाइन हमने जो खींची है वो प्रेजेंट से गुजरेगी, थोड़ा सा गलत बना है, ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद फ्यूचर में कहाँ होगा, जरूरी नहीं कि जैसी हमने लाइन कहीं और भी ड्रॉ की जा सकती है, जरूरी नहीं यही हो। तो उसके बाद वो किसी और पॉइंट पे जाएगा, फ्यूचर में कहीं और होगा। तो ये जिगजैग पाथ पे ही जीना होता है जिंदगी में। सुख दुख का जोड़ा है ये हम लोग कहते हैं, है कि नहीं? प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आप समझ गए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।